बेटा आपको कल के लेक्चर में कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था। बोलिए बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। मैम 5 persons went to the house of Z armed with clubs to beat Z. Among these, one A was carrying pistol. और मैम उसने ना A को Z को शॉट कर दिया विद पिस्टल। तो आंसर में दे रखा है मैम कि बेटा A will be liable. एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर। मैम 5 persons went to the house of Z armed with clubs to beat Z. Among these, one A was carrying pistol underneath his clothes and shot at Z. Okay. Answers में दे रखा है कि A will be liable alone for causing death. All of them will be liable for causing death. अलोन बेटा, और अलोन अलोन होगा इसमें, अलोन होगा क्योंकि जब वो 5 लोग गए हैं उनका जो, अब इसमें जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो कुछ और है, इसने बीच में ही एक आदमी ने अपनी अलग इंटेंशन फॉर्म की हुई है। और वो क्यों? क्योंकि उन सबके पास जो नेचर ऑफ वेपन है वो डिफरेंट है, और इसने अपने कपड़ों के नीचे वो गन छुपाई हुई है, जो शो कर रहा है कि उसने एक ग्रुप में, एक आदमी ने अपना जो लेवल ऑफ मैंगजरी है उसको रेस कर दी है। तो अगर कोई एक्ट कर रहा है विद डिफरेंट इंटेंशन विद दैट ऑफ द ग्रुप, तो सिर्फ वही उसके लिए लायबल होगा, बाकी सारे उसके लिए लायबल नहीं होंगे। बिकॉज आपका जो सेक्शन 149 है उसमें लिखा हुआ है कि जो अगर कोई अनलॉफुल असेंबली है, अगर वो कोई एक्ट कर रही है, दैट मस्ट बी इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, और या फिर व्हेन द पर्सन इज हैविंग नॉलेज दैट सच एक्ट्स दे आर लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो वो अकेला ही लायबल होना चाहिए इसके लिए। ठीक है प्लीज? ओके मैम, थैंक यू। यस बेटा, हमने मिस्टेक ऑफ लॉ तक कंप्लीट कर लिया था। हमारे सिर्फ 2 ही फैक्टर रहते हैं। नेक्स्ट है जस्टिफाइड बाय लॉ, और उसके बाद है गुड फेथ। जस्टिफाइड बाय लॉ एंड गुड फेथ। बेटा डिसीजन लिखिए, डिसीजन लिखिए। जो नेक्स्ट फ्रेज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जस्टिफाइड बाय लॉ। जस्टिफाइड बाय लॉ। बेटा इसमें डिसीजंस के नाम लिखिए। किरण बेदी, किरण बेदी, किरण बेदी एंड जिंदर सिंह, किरण बेदी एंड जिंदर सिंह वर्सेस कमिटी ऑफ इंक्वायरी, वर्सेस कमिटी ऑफ इंक्वायरी। साइटेशन लिख लीजिए बेटा, साइटेशन लिखिए। AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट पेज 714, पेज 714। बेटा जस्टिफाइड बाय लॉ का है नहीं? हाँ बेटा, हमने बाउंड बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जस्टिफाइड बाय लॉ। जस्टिफाइड बाय लॉ सबसे पहले, हाँ जी, किस सेक्शन के अंडर फॉल करता है? किस सेक्शन के अंडर फॉल करता है बेटा? 79। बिल्कुल ठीक है बेटा। और बाउंड बाय लॉ 76। 76 है। और आप ये बताइए, क्या जो 76 है, क्या उसमें सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही एज डिफेंस इंक्लूडेड है? क्वेश्चन बताइए, इज 76 डीलिंग ओनली विद डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट? नो मैम, बाउंड बाय लॉ भी है, बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। हाँ जी, पर फिर से बताइए, क्या 76 सिर्फ डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट के साथ डील कर रहा है? नो मैम। फिर और क्या है इसमें? मैम बाउंड बाय लॉ इज अंडर सम ड्यूटी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। बेटा अब हम जस्टिफाइड बाय लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका जस्टिफाइड बाय लॉ है वो सेक्शन 79 में है। केस के प्लीज इसमें आप ब्रीफ में
हम इसके फैक्ट्स मेंशन कर रहे हैं। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए। हाँ जी, केस का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। इसमें किरण बेदी इन्वॉल्व थी, और किरण बेदी कैसे इन्वॉल्व थी? एक लॉयर को एप्रीहेंड किया स्टूडेंट्स ने और उसे हैंडेड ओवर किया पुलिस वाले को। और उसे क्यों एप्रीहेंड किया? क्योंकि वो यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई इलीगल एक्टिविटी स्टूडेंट्स को लग रहा था कि वो कर रहे हैं। तो जब वो पुलिस वाले कैंपस में गए और उसे हैंडकफ कर कर पुलिस स्टेशन तक लेके आए, उसे हैंडकफ कर लिया। और जब लॉयर को हैंडकफ किया और कोर्ट के सामने उसे प्रोड्यूस भी किया, तो जो दूसरे लॉयर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पर पुलिस ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। पुलिस ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। लॉयर को डिस्चार्ज कर दिया कोर्ट ने, पर वो डायरेक्ट किया कि जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो गिल्टी पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एक्शन ले। वो गिल्टी पुलिस ऑफिशियल के अगेंस्ट एक्शन ले। फिर क्या हुआ? जो ये किरण बेदी है और जो जिंदर सिंह है, इन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज की। और प्रेस स्टेटमेंट में क्या किया? उन्होंने पुलिस के एक्शन को तो जस्टिफाई किया जो हैंडकफिंग का था, और जो ऑर्डर दिए मजिस्ट्रेट ने जिससे कि लॉयर को डिस्चार्ज कर दिया, वो उसने क्रिटिसाइज किया। उसने क्रिटिसाइज किया। तो जो वकीलों ने जो सुना, वो ये सब सुनकर वो इस लेडी से मिलना चाहते थे, ये जो इसमें पिटिशनर्स हैं, और उन्होंने कहा वो उससे मिलने के लिए गए। पर उन्होंने ये जो किरण बेदी और जिंदर सिंह है, उन्होंने वकीलों से मिलने से मना कर दिया, और रेदर उन्होंने वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज ही करवा दिया, लाठीचार्ज करा दिया। और जो लॉयर है, लॉयर इनडेफिनेट स्ट्राइक के लिए चले गए कि लेडी के अगेंस्ट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसके बाद और इन्होंने क्या करा? जो ये पिटिशनर थे, एक मॉब को गैदर किया और मॉब ने कोर्ट को अटैक कर दिया, जिससे कि कुछ लॉयर इंजर हो गए और प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रक्शन हुआ। इसकी वजह से कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 1952, उसके अंडर किरण बेदी और जिंदर सिंह के अगेंस्ट इंक्वायरी बैठी थी। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंडर इंक्वायरी स्टार्ट हो गई। जो अभी तक हुआ है ना, उसका केस का ये बैकग्राउंड है। मेन केस से इसके लिए कोई लेना देना नहीं है। तो जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 है, उसमें क्या है? उसमें लिखा हुआ है कि जब इंक्वायरी कंडक्ट होनी है, तो आपने जो पर्सन इन्वॉल्व है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना है। बाद में जब इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आपने उसको बुलाना है, जो भी इसमें डेलिंक्वेंट पर्सन है, और वो आकर अपनी गवाही देगा। उसे हियरिंग देनी है एट द एंड ऑफ द इंक्वायरी। हाँ जी, आप मुझे बता दीजिए, व्हाई पर्सन शुड बी कॉल्ड एट द एंड ऑफ द इंक्वायरी? डिसीजन देने से पहले मैम उसको एक चांस दे रहे हैं कि सुनने के लिए। हाँ जी, क्या फायदा होगा इसका? क्वेश्चन है, क्या पर्पस सर्व होगा? क्या पर्पस सर्व होगा? फेयर हियरिंग के लिए जरूरी है कि दूसरी पार्टी को भी मौका दिया जाए उसकी बात। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल पर जस्टिस। बाय एंड बेटा, बाद में ही क्यों? इंक्वायरी खत्म होने के बाद में ही क्यों मौका दिया जाना चाहिए? ताकि अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो या क्वेरी या कोई क्वेश्चन पुट करना हो तो वो किया जा सके और डिले ना हो बार बार। अरे वो इसलिए, अगर आप उस जो आदमी इन्वॉल्व है जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठी है, अगर आप उसे शुरू में भी बुला रहे हैं, फिर आपको बाद में तो बुलाना ही बुलाना पड़ेगा। बिकॉज जो भी कमीशन के आगे जो भी आपने मैटर रखा है उसमें, तो उसको पता होना चाहिए उसके अगेंस्ट क्या चार्जेस हैं, क्या उसमें मटेरियल प्रोड्यूस हुए, ताकि उसे हियरिंग मिल सके। और इसलिए उसमें प्रोविजन है दैट पर्सन शुड बी कॉल्ड एट द एंड ऑफ द इंक्वायरी। पर यहाँ पर जो ये किरण बेदी और जिंदर सिंह थे, उन्हें जब बिगनिंग ऑफ इंक्वायरी में उन्हें कहा कि आप कोर्ट के सामने आइए, और जो लेडी है उसने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा हम कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होंगे,
और इस वजह से उनके अगेंस्ट सेक्शन 178 के अंडर चार्ज लग गया आईपीसी में। 178 क्या है? रिफ्यूजिंग ओथ और एफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। तो उन 178 के अंडर उनके पास एलिगेशन लग गया, और जब ये इस केस में उन्होंने डिफेंस लिया जस्टिफाइड बाय लॉ, हाँ जी, वेदर दे आर जस्टिफाइड बाय लॉ और नॉट। नो मैम। नहीं क्यों बेटा, नहीं क्यों? मैम कोर्ट के सामने तो अपीयर होना था ना उसको, तो शी वाज बाउंड बाय लॉ। अगर कोर्ट ने बुलाया तो बेटा ना बात अपीयर होने में वो बाउंड। कोर्ट के सामने अपीयर नहीं, हम इन कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट की बात कर रहे हैं। मैम क्या वहां तो लास्ट में वो आना जरूरी है, स्टार्टिंग का तो कोई प्रोविजन ही नहीं आने का। तो क्या उन्हें डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलना तो चाहिए मैम। वो उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस नहीं लिया, उसने डिफेंस लिए जो 178 ऑफ आईपीसी का चार्ज लगा कि आई एम जस्टिफाइड बाय लॉ इन माय एक्ट, और इसलिए आई एम प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 79। क्वेश्चन राइज होता है, इज शी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 79? यस मैम, गुड फेथ में ही किया है उसने, और जस्टिफाइड बाय लॉ तो है ही क्योंकि प्रोविजन लास्ट में आने का है। बिल्कुल ठीक है बेटा, आप इसमें लिख लीजिए, आप इसमें लिख लीजिए, जस्टिफाइड बाय लॉ में लिख लीजिए। petitioner pleaded justified by law, defense of justified by law under section 79, and the law involved was section 8 capital B, section 8 capital B of Commission of Inquiry Act of Commission of Inquiry Act 1952, Commission of Inquiry Act 1952, this section was having provision that the person involved should be given an opportunity to defend themselves and asked to depose only at the end of the inquiry, so as to enable the person to defend himself on all the points placed before the commission. But they were asked to depose at the beginning of the inquiry. Itself. And she refused on the ground that she should be called only at the end of the inquiry. And it was held to be justified by law.
बेटा इस केस में कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंडर प्रोविजन था कि जो भी आदमी इन्वॉल्व है उसको बुलाना है एट द एंड ऑफ द इंक्वायरी। बट इस केस में जो ये लोग इन्वॉल्व थे, किरण सिंह एंड जिंदर सिंह, किरण बेदी एंड जिंदर सिंह, उनको इंक्वायरी की बिगनिंग में ही कहा कि दे शुड बी प्रेजेंट बिफोर द कमीशन। दे रिफ्यूज्ड और उनके अगेंस्ट चार्ज बना दिया अंडर सेक्शन 178 ऑफ आईपीसी। और इस प्रोसीडिंग में both of them they took defense of justified by law और कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट किया, yes they are justified by law। नेक्स्ट लिखिए स्टेट ऑफ एपी वर्सेस वेणुगोपाल। स्टेट ऑफ एपी वर्सेस वेणुगोपाल, AIR 1964, AIR 1964, SC पेज 33, पेज 33। मैम स्टेट ऑफ एपी वर्सेस, बेटा स्टेट ऑफ एपी वर्सेस वेणुगोपाल, वेणुगोपाल। बेटा इस केस में सारे जो एक्यूज्ड हैं वो पुलिसमैन थे, एक सब इंस्पेक्टर है, एक हेड कांस्टेबल है और एक कांस्टेबल है। उन्होंने एक आदमी को अरेस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन दैट ही हैज रिसीव्ड स्टोलन प्रॉपर्टी, दैट ही हैज रिसीव्ड स्टोलन प्रॉपर्टी एंड ही वाज इन्वॉल्वड इन हाउस ब्रेकिंग। और उसके बाद 3 दिन के बाद उस आदमी का जिसको सस्पिशन में अरेस्ट किया था वो उसकी डेड बॉडी मिली, उसकी डेड बॉडी मिली और इन लोगों को चार्ज किया गया अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ आईपीसी। और प्रोसिक्यूशन का केस था कि उसको अरेस्ट किया गया, रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया और टॉर्चर किया गया। और इस केस में ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड लोगों को कन्विक्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे केस हाउस ब्रेकिंग और थेफ्ट का, तो इसलिए वो जो कर रहे थे इट इज जस्टिफाइड बाय लॉ और इसलिए उनको एक्विटल दे दिया, इसलिए उनको एक्विटल दे दिया हाई कोर्ट ने। अल्टीमेटली मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अल्टीमेटली मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी आप बताइए वेदर दे आर जस्टिफाइड बाय लॉ और नॉट। नो मैम, लॉ तो कहता है 24 आवर्स में कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। और कस्टोडियल डेथ, और कोई रीजनिंग? बिल्कुल ठीक है, 24 आवर्स में तो कोर्ट में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने, पर इन्होंने नहीं किया। और हाँ जी उन्होंने क्या डिफेंस कर रहे हैं कि वो क्या चीज कर रहे थे विच इज जस्टिफाइड बाय लॉ? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, हाँ जी। क्या इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आपने इन्वेस्टिगेशन कैसे कंडक्ट करनी है? यस मैम। हाँ जी कैसे कंडक्ट होती है बताना प्लीज। मैम क्वेश्चनर पुट करके और एक्सेसिव फोर्स ना यूज करके। ओके, तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, आपके सीआरपीसी में कहीं पर भी बीटिंग या टॉर्चर को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनाया गया है। इट इज नॉट अ प्रॉपर मैनर ऑफ कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन और इसी वजह से उनका कोर्ट ने उनको बेनिफिट नहीं दिया और उन्होंने कहा दे आर नॉट जस्टिफाइड बाय लॉ। सिर्फ बेटा प्रिंसिपल लिख लीजिए, प्रिंसिपल लिख लीजिए। The Supreme Court held that act of beating or confining or sending away an injured person had no relation to the process of investigation. पुलिस वालों ने क्या करा, जब उन्होंने पुलिस वालों को लगा कि ज्यादा टॉर्चर हो गया और आदमी को इंजरी ज्यादा हो गई है, उन्होंने उस आदमी को उठाया और उसकी बॉडी को थ्रो कर दिया। उस टाइम वो मरा नहीं था पर अल्टीमेटली उस जगह से उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस वालों के मुताबिक उस टाइम वो मरा नहीं था और उन्होंने कहा दे आर जस्टिफाइड बाय लॉ बट डिफेंस ऑफ दिस बेनिफिट वाज नॉट गिवन टू दैट पर्सन। बेटा लास्ट केस लिखिए, लास्ट केस लिखिए। राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण, राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण, AIR
1980 SC 605 605। हाँ जी, एक राज कपूर ने मूवी बनाई थी सत्यम शिवम सुंदरम। आप सबने इस मूवी का नाम सुना हुआ होगा। यस मैम। तो ये मूवी है, कोर्ट में राज कपूर के अगेंस्ट उन्होंने ऑब्स्सीनिटी के लिए केस फाइल किया, ऑब्स्सीनिटी के लिए केस फाइल किया। यहां पर राज कपूर ने कहा कि दे आर जस्टिफाइड बाय लॉ अगर वो मूवी एग्जिबिट हो रही है। हाँ जी, किस लॉ की बात कर रहे हैं वो और क्यों जस्टिफाइड है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यस, मैं आपसे पूछ रही हूं, उस पर चार्ज लगा ऑब्स्सीनिटी का। जो लोग ने कंप्लेंट फाइल किया था वो ये था कि जो ये मूवी है दिस इज हैविंग ऑब्सीन कंटेंट, तो इस पर ऑब्स्सीनिटी का चार्ज लग गया। और जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने इसको नोटिस भी इशू कर दिया कि अपीयर हो। उन्होंने डिफेंस लिया, दे आर जस्टिफाइड बाय लॉ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, व्हाई दे आर जस्टिफाइड बाय लॉ? अगर वो राज कपूर प्रोडक्शंस ने जो भी मूवी बनाई है, व्हाई दे आर जस्टिफाइड बाय लॉ? अगर मूवी एग्जिबिट हो रही है इन थिएटर्स, they cannot be charged with obscenity as they are justified by law. क्वेश्चन है, किस लॉ की बात कर रहे हैं? मैम मूवी का नाम कौन सा बताया आपने? किसका बेटा? मैम मूवी का नाम कौन सा बताया? बेटा मूवी सत्यम शिवम सुंदरम है। हाँ जी, मैम बोर्ड होता है वो अप्रूव करता है। यस मैम। ओके ओके बेटा, लॉ लिख लीजिए, लॉ लिख लीजिए। द सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952, 1952। हाँ जी, जो ये एक्ट इन्वॉल्व है उसमें सेंसर बोर्ड होता है। ये बोर्ड ऑफ सेंसर है। मूवी यूए है, एडल्ट मूवी है, तो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है वो उसको सर्टिफाई करता है। हाँ जी, कौन होते हैं बोर्ड ऑफ सेंसर के मेंबर्स? पता नहीं मैम। यस, दे आर एक्सपर्ट पीपल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। और अगर कोई ऐसी एक्सपर्ट बॉडी ने उन्हें सर्टिफाई किया है एज अ मूवी विच कुड बी एग्जिबिटेड इन थिएटर, वहां पर आदमी को आप ऑब्स्सीनिटी के लिए चार्ज नहीं कर सकते एज दे आर जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज। यस मैम। यस, इसमें आप सिर्फ प्रिंसिपल लिख लीजिए, प्रिंसिपल लिख लीजिए। The Supreme Court held that the petitioner had obtained a certificate for public exhibition by an expert body, that is board of censors under the Cinematograph Act, 1952. Therefore, they are justified by law. And Supreme Court quashed the prosecution. लास्ट एलिमेंट लिखिए, गुड फेथ। मैम किरण बेदी वाले केस का नाम एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, केस का नाम था बेटा किरण बेदी एंड जिंदर सिंह वर्सेस कमिटी ऑफ इंक्वायरी। किरण बेदी एंड जिंदर सिंह वर्सेस कमिटी ऑफ इंक्वायरी। हाँ जी, लास्ट एलिमेंट लिखिए, गुड फेथ। इसमें आप लिख लीजिए, द एक्ट हैज टू बी डन with due care and caution
act has to be done with due care and caution in order to be in good faith. In order to be in good faith. The term good faith is defined under section 52. बेटा 52 निकालिए, 52 निकालिए, ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, 52 निकालिए, सेक्शन 52 को रेफर कीजिए। रोहित 52 रीड कर बेटा, सेक्शन 52 रीड करना। Good faith. Nothing is said to be done or believed in good faith, which is done or believed without due care and attention. बेटा ये इंपॉर्टेंट है, हम ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, हम बोलते हुए बोल देते हैं ड्यू केयर एंड कॉशन, पर आपके बेयर एक्ट में, बेटा आप बेयर एक्ट में अंडरलाइन कर लो, विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। आपको प्रीलिम्स में पूछा हुआ था गुड फेथ मींस ड्यू केयर एंड कॉशन, ड्यू केयर और कॉशन, ड्यू केयर एंड अटेंशन, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ड्यू केयर एंड अटेंशन, ड्यू केयर एंड अटेंशन। इसको मार्क कर लेना बेटा, इसको मार्क कर लेना। आगे लिखिए, आगे लिखिए। द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, द स्टैंडर्ड ऑफ केयर while determining the fact, while determining the fact whether the person was acting, whether the person was acting in good faith or not, is of reasonable prudent person, is of reasonable prudent person coming from the same social background, reasonable prudent person coming from the same social background to which the accused belonged to, to which the accused belonged to। बेटा आप इसमें दो केसेस को मेंशन कीजिए। पहला केस है हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1996 SC 97, AIR 1996 SC 97। बेटा यहां पर आप लिख लीजिए चार्ज किसके अंडर था। accused charged under section 500 of IPC, under section 500 of IPC for defamation, for publishing a statement stating, बेटा प्रताप सिंह कैरों पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उसका बेटा था सुरिंदर सिंह कैरों। तो सुरिंदर सिंह कैरों के अगेंस्ट उसने स्टेटमेंट पब्लिश किया कि ये सिर्फ स्मगलर्स का लीडर ही नहीं है, बल्कि जितने भी पंजाब में क्राइम्स हो रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्राइम्स के लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल। और जब उसने ये स्टेटमेंट पब्लिश किया, उसने वहां पर जो फिर ये था जो सुरिंदर सिंह कैरों है, उसने डिफेमेशन के लिए केस फाइल कर दिया। जब इस आदमी ने ये जो स्टेटमेंट पब्लिश किया, उससे पहले उसने एक एक्सटेंसिव सर्वे कंडक्ट किया था। वो कैसे? उसने न्यूज़पेपर में बहुत स्टोरीज पब्लिश की थी रिलेटिंग टू क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्लेनेंट। वो इसी ने ही कवर की थी स्टोरीज जिसमें ये इन्वॉल्व था। उसके बाद ऐसी सिमिलर स्टेटमेंट्स पंजाब के लेजिस्लेटिव असेंबली के फ्लोर पर बहुत सारे मिनिस्टर्स ने बोली थी। और फिर सिर्फ स्टेटमेंट बोली ही नहीं है, इस आदमी ने मटेरियल भी प्रोड्यूस किया इन ऑर्डर टू शो कि ये स्मगलर्स के साथ इन्वॉल्व है। और उसका जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स थी डिफरेंट जो मेंबर्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की, जहां पर ये उन्होंने शो किया हुआ था कि स्टूडेंट्स को थ्रेट किया जा रहा है विद वेपन्स एंड ऑल विद इन कैंपस,
टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर या टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर पार्टी, जो भी है। मोर ओवर कोर्ट में एक स्लिप प्रोड्यूस की गई जो कि इस आदमी ने लिखा था टू सम मजिस्ट्रेट कि एक पर्टिकुलर क्रिमिनल को रिलीज कर दो। तो जब उसने ये सारा एविडेंस प्रोड्यूस किया, कोर्ट ने कहा कि जो उसने स्टेटमेंट लिखा है दैट वाज विद ड्यू केयर एंड कॉशन, और इसलिए उन्होंने कहा डिफेमेशन का केस मेकआउट नहीं होगा। ठीक है प्लीज, ठीक है बेटा, मैम कोई डाउट है तो पूछिए। बेटा सेम केस आप डिफेमेशन में भी पढ़ते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में इस केस को डिफेमेशन के अंदर डिस्कस किया हुआ है। हाँ जी, आपने कोई डाउट पूछना है? मैम हाँ जी, आप इसके लिए प्लीज प्रिंसिपल लिख लीजिए, प्रिंसिपल लिख लीजिए। हिमांशु हिमांशु आपका साउंड क्लियर नहीं है बेटा, आपका साउंड क्लियर नहीं है, वो ऑडिबल ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। हाँ जी प्लीज इसका प्रिंसिपल लिख लीजिए। द सुप्रीम मैम जो आपने अभी लिखवाया है वो एक्यूज चार्ज अंडर सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी फॉर डेफेमेशन फॉर पब्लिशिंग अ स्टेटमेंट स्टेटिंग, इसके बाद स्टेटिंग दैट, जो हम सुरेंद्र सिंह कैरो की बात कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। ही वॉज इन्वॉल्व in number of crimes being committed in Punjab and also acting as leader of smugglers, पर सुप्रीम कोर्ट ने बिकॉज द पर्सन वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ, उसको गुड फेथ एक एक्सेप्शन है आपके सेक्शन 499 में, उसका बेनिफिट दिया और उसको डिफेमेशन के लिए उन्होंने कहा दैट ही इज नॉट लायबल। नेक्स्ट केस लिखिए, चमनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, चमनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। साइटेशन लिखिए, AIR 1970 SC 1372। हाँ जी, इस केस में कंप्लेंट किया एक नर्स ने जो कि सिविल डिस्पेंसरी में काम करती थी अगेंस्ट द एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड ने क्या किया, एक्यूज्ड ने एक लेटर लिखा सिविल सर्जन को, और वो लेटर क्यों लिखा, क्योंकि एलिगेशन लगाए गए थे जहां ये लेडी रहती थी वहां का जो लीडिंग मैन है ऑफ ऑल कम्युनिटीज की जो लेडी का इलीगल रिलेशंस हैं और बहुत सारे लोगों के साथ, एंड शी वाज हैविंग अ बैड रेपुटेशन विद और उसका जो रिलेशन है एक साइकिल रिपेयरर के साथ चल रहा है। तो जो लेटर जब उसने लिखा तो वो डिफेमेशन के लिए उसने कहा ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, क्या उसने गुड फेथ में एक्ट किया? मैम उसने सिर्फ सर्जन को लेटर लिखा था, सर्जन को लिखा था ना बेटा लेटर। डिफेमेशन होना तो नहीं चाहिए, कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो स्टेटमेंट इशू कर ही नहीं है, पर्सनल कन्वर्सेशन हुई है तो। बेटा डिफेमेशन के लिए अगर मैम, स्टेट किसी की पर्सनल लाइफ, बेटा अगर डिफेमेशन के केस में अगर आप स्टेटमेंट की पब्लिश होना चाहिए, तो अगर आप सिविल सर्जन को भी लिख रहे हो और वो ऐसा कुछ, दैट इज डिफेमेशन एंड अनलेस एंड अनटिल इट इज जस्टिफाइड। जो एक्यूज था ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल कमेटी जो उस एरिया की थी। हाँ जी, क्या उसका एक्ट जस्टिफाइड था? नो मैम, क्यों? उसने सारे रूमर स्टेट किए थे बट उसने कोई रीजनेबल केयर एंड कॉशन नहीं लिया था पता करने के लिए कि इनमें से रूमर सच भी हैं या नहीं। तो कौन ऐसा रीजनेबल केयर एंड कॉशन कौन ले सकता है? जो उसने मेथोडोलॉजी ऑप्ट की है वो ठीक है?
लेटर लिखने की मैम? जो उसने लेटर लिखा है सिविल सर्जन को, वो ठीक है? नहीं मैम, क्यों? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा उसने उसे लेटर लिखा क्यों। यस, कोर्ट कहता है लिखा क्यों? अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है, कोई ऐसा कम्युनिटी के अगेंस्ट, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट, तो आप एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को तो इन्फॉर्म करो, ताकि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करे, पता लगाए एलिगेशन में सब्सटेंस है भी या नहीं है। तो जो उसने किया दैट इज नॉट इन गुड केयर एंड कॉशन, इसलिए उसने जो एक्ट किया है दैट इज विदाउट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉपराइटी, और इसलिए उन्होंने कहा जो उसको कन्विक्ट किया वो उन्होंने अपहेल्ड किया, उसे गुड फेथ का बेनिफिट नहीं मिला। हाँ जी, इसके साथ आपका जो ये डिफेंस था मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये खत्म होता है। हमने सेक्शन 76 और 79 को कंबाइन किए, दोनों में ही डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, पर दोनों में ही सेक्शन 76 में और 79 में सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है एज अ डिफेंस, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के साथ 76 में है when a person is bound by law to do something, he will not be liable for any offense. और आपका सेक्शन 79 में इन एडिशन टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो एक और डिफेंस है, when a person is justified by law to do something, then he will not be liable for any offense along with mistake of fact. उसके बाद हमने 5 फ्रेजेस में सेक्शन को सेग्रीगेट किया। फर्स्ट था बाउंड बाय लॉ, सेकंड था मिस्टेक ऑफ फैक्ट, थर्ड था मिस्टेक ऑफ लॉ, फिर जस्टिफाइड बाय लॉ और फिर गुड फेथ। हमने विद रिस्पेक्टिव केस लॉस कंसेप्ट्स को हमने किया है। बेटा कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट डिफेंस स्टार्ट कर रहे हैं, डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। बेटा कोई डाउट है तो पूछिए। नो मैम। बेटा आप में से किसी को कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो पूछिए, ये इम्पोर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। उसके बाद 80 हम एक्सीडेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, 81 नेसेसिटी हम कर चुके हैं, 82 83 माइनॉरिटी कर चुके हैं, 84 हमने अभी करना है जो हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, अब आप मुझे बताइए कि 82 और 83 में व्हाट इज द डिफरेंस? मैम 82 में अंडर 7 years ऑफ एज है और 83 में अबव 7 years मैम and under एब्सोल्यूट 12 years। इम्यूनिटी है उसमें। बिल्कुल ठीक है बेटा, बेसिक डिफरेंस है। 82 इज डीलिंग विद एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, और उसमें 7 साल से छोटे बच्चे को ही कैन नॉट बी लायबल विद एनी लायबिलिटी, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी कन्फर्ड है। और 83 में बेटा? मैम क्वालिफाइड इम्यूनिटी। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 83? मैम उसमें कंडीशन देखेंगे कि बच्चे की सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। ओके, और उसके बेसिस पर कोर्ट डिसाइड करेगा। हाँ जी, हमने 81 भी किया था नेसेसिटी का। हाँ जी, नेसेसिटी के क्या पैरामीटर्स हैं? नेसेसिटी के क्या पैरामीटर्स हैं? अगर हमने सेक्शन 81 का बेनिफिट लेना है तो कोर्ट में क्या प्रूव करना पड़ेगा? ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए हमने स्मॉलर हार्म कॉज। बिल्कुल ठीक है, आदमी ने स्मॉलर हार्म कॉज किया टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, और यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं थी कोई ऐसा इलीगल एक्ट करने की। तो वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आपने 81 उन्हीं कंडीशंस में आप अवेल कर सकते हैं जहां पर 2 सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं, एक में स्मॉलर हार्म है, एक में ग्रेटर हार्म है, और एक्यूज ने स्मॉलर हार्म कॉज कर दिया टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। तो ये आपका 81 था। हाँ जी, एक्सीडेंट में क्या? एक्सीडेंट, व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट क्या होता है? जो आउटकम प्रिडिक्ट ना किया हो, अनप्रिडिक्टेबल, जो आप फोर्स ही नहीं कर सकते, वो एक्सीडेंट है। हाँ जी, व्हेन डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट वुड बी अवेलेबल? कौन सी 3 मेन रिक्वायरमेंट है, जो 3 चीजें हम देखते हैं? विदाउट लॉफुल मींस से कर रहा है विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, लॉफुल मैनर। कौन सी 3 रिक्वायरमेंट है बेटा? एक उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए,
दूसरा और उसको नॉलेज होनी चाहिए जो एक्ट वो कर रहा है वो लॉफुल है और लॉफुल तरीके से कर रहा है. एंड द ओके, थर्ड वन इज प्रॉपर लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स. तो जब भी आपने एक्सीडेंट का, अगर आप मेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या प्रीलिम्स में, 3 चीजें हम देखते हैं: लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स. ठीक है प्लीज. हाँ जी, आप बता दीजिए. हाँ जी, आप में से कोई भी इस टाइम पर व्हाट इज लॉफुल एक्ट, व्हाट इज लॉफुल मैनर एंड व्हाट इज लॉफुल मीन्स. मैम कोई भी एक्टिविटी वो कर रहा है जिससे कि किसी को हार्म हो सकता है तो उसको नहीं रीजनेबल. बेटा, आप अभी, मैंने Yes. आपसे पूछा, जी. सब कुछ भूल जाइए. इस टाइम पर बताइए लॉफुल एक्ट आप क्या कर रहे हैं, लॉफुल मैनर क्या है और लॉफुल मीन्स क्या है. मैम जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है वो इलीगल नहीं है और उस एक्टिविटी को करते हुए वो कोई भी मींस यूज नहीं कर रहा जो इलीगल है. आप क्लियरली अभी आप क्या कर रहे हैं. हाँ जी मैम जो अखिल. स्टडी कर रहे हैं ना मैम वो पढ़ लॉफुल रहे हैं एक्ट है. जैसे इकट्ठे होके, तो अखिल ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर बता. इस टाइम पर आप क्या लॉफुल एक्ट कर रहे हो. मैम हम सभी घर पे बैठे हुए हैं और बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है, तो ये लॉफुल एक्ट है. जो आप पढ़ रहे हो, यस, आप लॉफुल एक्ट है, आप स्टडी कर रहे हो. हाँ जी, लॉफुल मैनर. घर पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं क्योंकि बाहर कोरोना मैनर, और सरकार ने बाहर जाने से मना किया है. ओके, लॉफुल मैनर. यही लॉफुल मैनर था. ऑनलाइन घर पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. अरे वो भाई, लॉफुल मीन में आएगा. लॉफुल मैनर क्या है. कौन पढ़ा रहा है. प्रॉपर. मैं पढ़ा रही हूँ आपको. आप एनरोल्ड हैं कोर्स के लिए और इसलिए यू आर एबल टू एक्सेस द लिंक. तो आप ये सब जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज इन अ लॉफुल मैनर. अगर आप अपना आईडी किसी और का आईडी के नाम से अटेंड कर रहे हैं, दैट अमाउंट्स टू चीटिंग. वो लॉफुल मैनर. हाँ जी, व्हाट इज लॉफुल मीन्स. लॉफुल मीन्स क्या है आपके पास. लैपटॉप एंड इंटरनेट. लैपटॉप, लैपटॉप जो आप मोबाइल, अगर वो चोरी या किसी और का नहीं है, कोई धोखे से लिया हुआ, दैट इज द लॉफुल मीन्स. आप उसके ओनर हैं, तो इसलिए आपका लॉफुल एक्ट भी है, लॉफुल मीन्स भी है, लॉफुल मैनर भी है. बेटा आप ये हर एक्ट में ट्रेस कर सकते हैं, हर एक्ट में ट्रेस कर सकते हैं. सिर्फ थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए. ठीक है प्लीज. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. इसको हम डिफेंस ऑफ इंसैनिटी भी कहते हैं. डिफेंस ऑफ इंसैनिटी. बेटा जब हम डिफेंस ऑफ इंसैनिटी की बात कर रहे हैं, डिफेंस ऑफ इंसैनिटी हमें देखने में लगता है कि ये 2-3 लाइंस का डिफेंस है, पर डिफेंस को करने से पहले हमें सारा इसका जो बैकग्राउंड है वो हमें क्लियर होना चाहिए. और जो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, दैट इज नॉट फ्रॉम द एक्ट या उसकी वर्डिंग्स में से. आपके डिफरेंट रूल है, डिफरेंट टेस्ट हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस ऑफ इंसैनिटी से रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट इस टाइम पे प्रिवेल कर रहे हैं और उन टेस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है. और उस टेस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, बेटा हम इसको बहुत जल्दी से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे. आप इसको ना ब्रीफ में सिर्फ नोट करते रहिए. ब्रीफ में आप नोट करते रहिए. ब्रीफ में आप नोट करते रहिए. हाँ जी, डिफेंस ऑफ इंसैनिटी हेडिंग डालिए. डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट of this concept. Development of this concept. First, लिख लीजिए मैग्नॉटन रूल. मैग्नॉटन रूल, मैग्नॉटन रूल. स्पेलिंग मैम.
बेटा M, कैपिटल M, साथ में स्मॉल c, थोड़ा गैप छोड़िए, कैपिटल N, AUGHTEN, मैग्नॉटन आदमी का नाम था, मैग्नॉटन रूल, RULE। हाँ जी, जब हम मैग्नॉटन रूल की बात कर रहे हैं, ये मैग्नॉटन रूल, ये ऐसा नहीं कि कोई आदमी और उसने कोई रूल लेट डाउन किया, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, इंग्लैंड में जो ये डिफेंस है, जो डिफेंस ऑफ इंसेनिटी है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसमें मैग्नॉटन्स केस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैग्नॉटन्स केस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। बेटा उससे पहले ना कुछ मैगजीन लिख लीजिए, उससे पहले कुछ मैगजीन लिख लीजिए जिसके ऊपर ये सारा मैगजीन आपको, क्योंकि पेपरों में आ सकता है, आप उसका मैगजीन लिख लीजिए, ये इंसेनिटी के अंडर है। फुलियो, फुलियो सस, SUS, फुरोरे, FURORE, फुलियो सस। एक मिनट बेटा, मैं आपको ना इमेज ही सेंड कर, सिर्फ 1 मिनट वेट। बेटा ग्रुप खोल लीजिए। बेटा ग्रुप खोल लीजिए, ये आप मैगजीन अपने पेपर पे पेन डाउन कर लेना। पहली मैगजीन है फुरियो सस फुरूरे सुओ पुनिटर, फुलियो सस फुरूरे सुओ पुनिटर, और इसका मतलब है मैड मैन इज पनिश्ड बाय हिज मैडनेस, ऑलरेडी पनिश्ड, कंप्लीट एग्जेम्पशन। फुलियो नल्ला वॉलंटस एस्ट, इसका मतलब है मैडमैन हैज नो विल और पोटेंशियल टू हैव एन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। उसके बाद है फुलियो एलिसेंटिस लोएस्ट, मैडमैन इज लाइक वन हु इज एब्सेंट। बेटा उसके बाद ना इनसैनिटी के डिफरेंट टेस्ट लिख लीजिए जो डिफरेंट केसेस में हेल्ड हुए हैं। पहला केस लिखिए आर वर्सेस आर्नल्ड, आर वर्सेस आर्नल्ड, आर वर्सेस आर्नल्ड, ARNOLD। इसके साथ लिख लीजिए 1724 वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। हाँ जी, हु इज वाइल्ड बीस्ट? जिसके पास कोई सेल्फ कंट्रोल ना हो। Person with unsound mind and who has committed the offense. वाइल्ड बीस्ट का मतलब क्या होता है? जंगली जानवर। जंगली जानवर। इसका मतलब मेंटल फैकल्टीज पे ऐसा ब्लैकआउट है कि आदमी जंगली जानवर बन चुका है, कंप्लीट मेंटल अरेंजमेंट डिरेंजमेंट है, और इसकी वजह से उसे इस डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा बिकॉज उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो राइट एंड रॉन्ग में कुछ वो बस वाइल्ड बीस्ट बन चुका है, ही इज इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट लिखिए रॉड फेरर्स केस, LORD, लॉर्ड, FERRER पोस्ट ऑफिस, लॉर्ड फेरर्स केस 1760, गुड एंड इविल टेस्ट, गुड एंड इविल टेस्ट। हाँ जी, गुड एंड इविल क्या होगा? गुड एंड इविल टेस्ट बेटा नाम से ही क्लियर है, गुड एंड इविल टेस्ट क्या होगा? Ma'am, to check that the person is unsound or not. बेटा जब आप ठीक गलत में पहचान नहीं कर पा रहे हैं, और जो आपने गुड एंड इविल जो आपने देखना है वो क्या है और क्या नहीं है, उसमें रोल प्ले करता था कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। गॉड ने किसको अच्छा बताया है और किसको इविल बताया है, और वो हमें कहाँ पे मिलता था? स्क्रिप्चर्स में, प्रिस्क्रिप्शन में, जिनको ड्यूली प्रोपगेट किया जाता था।
उन स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग या कमांडमेंट्स ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग अगर पर्सन डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा गुड एंड इविल के बीच में, तो हम उसको कहते थे कि वो इंसेन है। नेक्स्ट देखिए, हैडफील्ड केस। मैम Yes. इसमें इसका एक बार नाम दोबारा बता दीजिए। लॉर्ड फेरर्स केस बेटा, FERRER पोस्ट ऑफिस, लॉर्ड फेरर्स केस 1760 गुड एंड इविल टेस्ट। नेक्स्ट देखिए हैडफील्ड केस, हैडफील्ड केस 1800, हैडफील्ड HADFIELD, हैडफील्ड केस 1800 डिल्यूजन टेस्ट, डिल्यूजन टेस्ट। हाँ जी, इसका मतलब अब थियोलॉजिकल कंसेप्ट से शिफ्ट होकर हमने साइंटिफिक कंसेप्ट की तरफ जाना शुरू कर दिया। अभी तक हम वाइल्ड बीस्ट टेस्ट कह रहे हैं, गुड एंड इविल टेस्ट कह रहे हैं, अब साइंस की पोकिंग स्टार्ट हो गई है इस फील्ड में, और साइंस ने पोक करना स्टार्ट कर दिया कि हम डिल्यूजन टेस्ट, डिल्यूजन टेस्ट। हाँ जी, व्हाट इज डिल्यूजन? अनरीजनेबल बिलीव्स। बिल्कुल ठीक है। जब आपका मेंटल कंडीशन ऐसा है कि आप कुछ भी अपने अपने बिलीफ में सोची जा रहे हैं, वो रियलिटी है नहीं है, तो हम उसको डिल्यूजन टेस्ट करते थे। पर इस टाइम पर जो डिल्यूजन टेस्ट है उसके कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स नहीं थे, बिकॉज साइंटिफिकली इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। पर फिर भी साइंस की अब इस फील्ड में इंटरवेंशन स्टार्ट हो गई थी बाय हैडफील्ड केस, बाय हैडफील्ड केस। नेक्स्ट देखिए बोलर्स केस, BOWLER पोस्ट ऑफिस, बोलर्स केस, बोलर्स केस 1812, बोलर्स केस 1812, राइट एंड रॉन्ग टेस्ट, राइट एंड रॉन्ग टेस्ट, राइट एंड रॉन्ग टेस्ट 1812 का डिसीजन था, 1812 का डिसीजन था। उसके बाद एक लैंडमार्क केस आया जिसको हमने कहा मैग्नॉटन्स केस, मैग्नॉटन्स केस। हाँ जी, मैग्नॉटन केस का आपको पता होना चाहिए। मैग्नॉटन एक आदमी था जिसने एक इनसेन डिल्यूजन एंटरटेन किया, और वो इनसेन डिल्यूजन क्या था? उसने ये मानना शुरू कर दिया कि जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है सर रॉबर्ट पील, वो उसके पीछे है, और अब वो सिचुएशन आ चुकी है कि या तो वो उसको मार दे, नहीं तो वही उसको मार देगा। और उसने खुद को बचाने के लिए एक गन लिया और डायरेक्ट वो रॉबर्ट पील के ऑफिस में गया। और जब वो रॉबर्ट पील के ऑफिस में गया, लकीली वहां पर प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उनका सेक्रेटरी था ड्रमंड। पर उसने ऐसा सोचा कि ड्रमंड ही रॉबर्ट पील है, और इस आदमी ने उनको शूट कर दिया, जिससे कि ऑन द स्पॉट ड्रमंड की डेथ हो गई। और यहाँ पर इस आदमी को बेनिफिट दिया गया इंसैनिटी का, बेनिफिट दिया गया इंसैनिटी का। जब इस आदमी को इंसैनिटी का बेनिफिट दिया गया, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, और इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 15 जजेस बेंच होल्ड किया कि अब जो इंसैनिटी से रिलेटेड पोजीशन है, क्योंकि वो क्लियर नहीं है, तो इसलिए आप प्लीज रूल्स फ्रेम कीजिए कि कब इंसैनिटी का बेनिफिट देना है और कब नहीं देना है। तो जो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो पैनल बना, उन्होंने 5 क्वेश्चंस रेज किए, और उन 5 क्वेश्चंस का आंसर दिया इस ज्यूरी ने। और जो इन क्वेश्चंस का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर किया, दैट इज द बेसिस ऑफ इंडियन लॉ। इसलिए मैग्नॉटन्स केस को हम मैग्नॉटन रूल्स भी कहते हैं, बिकॉज 5 रूल्स वर लेड डाउन बाय द 15 जजेस बेंच फॉर्म्ड बाय हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसलिए हम इसको मैग्नॉटन रूल्स भी कहते हैं, और ये मैग्नॉटन केस भी है, और ये मैग्नॉटन केस भी है। तो ये जो मैग्नॉटन केस है, इसमें ज्यूरी ने 5 क्वेश्चंस लेट डाउन किए थे, और इन्होंने उन 5 क्वेश्चंस का आंसर किया था। उसके बाद ये मैग्नॉटन रूल में आप लिख लीजिए, हम सिर्फ सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, जो कि हमारे लॉ में भी जिसको इंक्लूड किया गया, इसमें आप लिख लीजिए। "15 judges bench,
15 judges bench frame 5 questions known as M'Naughton rules, which form basis of modern law on insanity, which formed basis of modern law on insanity. Question number 2 and 3. Question number 2 and 3 are dealt with jointly. दोनों क्वेश्चंस को कंसीडर एक ही उसमें कर दिया और पैरामीटर्स लेट डाउन कर दिया. And the jury answered to establish defense of insanity, it must be clearly proved that at the time of committing the act, accused was laboring under such a defect of reason from disease of mind as not to know the nature and quality of act he was doing, or if he did know it, then he didn't know that he was doing what was wrong. अखिल एक बार रीड कर बेटा जो आपने लिखा है, एक बार रीड करना जो इस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का जो आंसर कंबाइंड आंसर है उसको रीड करना बेटा. To establish a defense on a ground of insanity, it must be clearly provide that at the time of committing the act, the accused was laboring under such a defect of reason from disease of the mind as not to know the nature and quality of the act he was doing, or if he did know it, that he did not know he was doing what was wrong. बेटा इसमें ना कुछ फ्रेजेस को अंडरलाइन कर लो. इसमें डिफेक्ट ऑफ रीजन, डिजीज ऑफ माइंड, at the time of committing, nature and quality of the act, wrong. हाँ जी, मैग्नॉटन रूल के बाद आया, अब नेक्स्ट लिखिए irresistible impulse test. हाँ जी, इसके लिए लिखिए प्लीज, दिस टेस्ट सबसे पहले अडॉप्ट कहाँ किया गया वो आपको पता होना चाहिए, आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं. दिस टेस्ट was first adopted by Alabama Supreme Court, Alabama Supreme Court in 18. क्या बेटा?
एलेबामा यूएस वाला। एल्बामा, यहाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, एल्बामा सुप्रीम कोर्ट in 1887 in case of, बेटा केस का नाम इंपॉर्टेंट है, पार्सन्स वर्सेस स्टेट, पार्सन्स वर्सेस स्टेट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट लिख लीजिए। अगर इररेजिस्टिबल इम्पल्स की बात कर रहे हैं तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ मेंटल इलनेस, existence of mental illness, second, the mental illness caused the inability to control one's action or confirm one's conduct to the law. Ma'am, inability to control one's action or confirm, CONFORM, confirm one's conduct to the law, इसमें आप लिख लीजिए, दो ही रिक्वायरमेंट है इसमें। यस, पूछिए बेटा, क्या पूछा अभी आपने? कि इस टेस्ट में सिर्फ दो ही रिक्वायरमेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ मेंटल। बेटा अब इररेजिस्टिबल इम्पल्स क्या होते हैं? आपका अपनी नर्वस पर कंट्रोल नहीं रहता। इररेजिस्टिबल इम्पल्स या एक रेज में आ जाना किसी एक्ट की वजह से और आपसे वो क्राइम हो जाते हैं। कई बार क्या है, कोई सामने वाला कुछ ऐसा बोलता है कि आप अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जब आप अपने आप को, अपनी पल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो होता है इररेजिस्टिबल इम्पल्स। तो आउट ऑफ एंगर भी हो सकता है। तो जब हम इसको बात करें, अगर आपने इररेजिस्टिबल इम्पल्स को प्रूव करना है तो ये दो चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ मेंटल इलनेस जरूरी है, बिकॉज डिफेंस ऑफ इंसेनिटी है, जिसकी वजह से आप अपने एक्ट पर कंट्रोल नहीं कर पाए। नेक्स्ट लिखिए, इसी के लिए लिखिए। मैम एक क्वेश्चन है, अगर आफ्टर द कमिटेड एन ऑफेंस वो बोले कि मैं जैसे करता फिर भी करता, जैसे तीनों को मार के खुद भी मर जाता है, ऐसा कुछ बोले तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा? बेटा जो आप कह रहे हैं ना, आदमी बड़ा स्मार्ट है, जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास एक ब्लेसिंग है गॉड की, और वो है चीजों को मैनिपुलेट करने की। हम इसमें ऐसे ऐसे क्राइम्स देखेंगे कि आदमी मर्डर कर रहा है और वहीं पर बैठा रहता है और रोना पीटना शुरू कर देता है। तो जो आदमी का सिर्फ रोना पीटना ये सब काफी नहीं है, हमने तो देखना है कि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट क्या वो किसी इंसैनिटी से सफर कर रहा था या नहीं कर रहा था। और हमें मेडिकल इंसैनिटी से कोई लेना देना नहीं है, हमारे यहाँ पर तो लीगल इंसैनिटी के पैरामीटर्स हैं। अगर कोई सिजोफ्रेनिया है भी, उसे ये नहीं कि वो कोई सिजोफ्रेनिक है तो वो हमेशा के लिए सिजोफ्रेनिक होगा। हमने तो देखना है क्या एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट क्या उसे कोई ऐसा मेंटल इलनेस था। सिजोफ्रेनिक अटैक आपको हर टाइम नहीं पड़ता, कुछ टाइम पर पड़ता है। अगर एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑफ द अक्रेंस जो भी हुई है, अगर एक सिजोफ्रेनिक पेशेंट बिल्कुल साउंड माइंड आदमी है, जो कि उसके एक्ट और कंडक्ट से पता चल रहा है, वो भी लायबल होगा बिल्कुल उसी तरह से जो कि एक नॉर्मल बंदा लायबल होता। बिकॉज डिफेंस ऑफ इंसैनिटी में हमने तो एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ एक्ट देखना है कि उसे वो डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है प्लीज। ओके। हमने ये नहीं देखना रोना पीटना शुरू कर दिया, या आदमी, हम नगेशिया का केस करेंगे कन्फेशन में, खुद क्राइम कर कर पुलिस कुर्ता पजामा धो धाकर कपड़े नए कपड़े पाकर पुलिस स्टेशन में जाकर वो कन्फेस कर रहे हैं। तो ये कोई वो नहीं है कि उसने खुद कन्फेस कर लिया या नहीं किया, हार्डली मैटर्स। हमने तो देखना है क्राइम उसने किया है या नहीं किया है। अंडर डिफेंस ऑफ इंसैनिटी अगर वो प्लीड कर रहा है, उसको बेनिफिट देना है या नहीं देना है। और अगर हम इंसैनिटी की बात कर रहे हैं
तो हमारे आईपीसी में मेडिकल इंसैनिटी की कोई जगह ही नहीं है। हमने सिर्फ लीगल पैरामीटर्स देखने हैं, जो लीगल पैरामीटर्स आपको प्रोवाइडेड है, वेदर उनके अंडर केस फॉल करेगा या नहीं करेगा। ठीक है प्लीज, ठीक है बेटा, ओके। ओके। हाँ जी, जब हम इंसैनिटी की बात करते हैं, इंसैनिटी दो तरीके की पॉसिबल है। वो क्या, एक तो होती है कॉग्निटिव इंसैनिटी। कॉग्निटिव इंसैनिटी, और कॉग्निटिव इंसैनिटी क्या होती है कि कोई मेंटल डिजीज या डिफेक्ट की वजह से अ पर्सन लैक्ड कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो किसी मेंटल डिजीज या डिफेक्ट की वजह से आप राइट या रॉन्ग में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कॉग्निटिव इंसैनिटी है। और वॉल्यूशनल इंसैनिटी क्या होती है? वॉल्यूशनल इंसैनिटी होती है कि जब आपको कोई कॉग्निटिव इंसैनिटी नहीं है, पर आप कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया जिसकी वजह से आप अपने एक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए और आपको पता नहीं लगा कि आप जो कर रहे हैं दैट इज अगेंस्ट लॉ या कॉन्ट्ररी टू लॉ। तो जो आप कर रहे हैं दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग, और इसको हम बोलते हैं वॉल्यूशनल इंसैनिटी। और वॉल्यूशनल इंसैनिटी को हम कहते हैं इररेजिस्टिबल इंपल्स डिफेंस। बेटा जहां आपने इररेजिस्टिबल इंपल्स डिफेंस लिखा है वहां पर आप टेस्ट के आगे लिख लीजिए वॉल्यूशनल इंसैनिटी। जो आपका इररेजिस्टिबल इंपल्स डिफेंस है वो वॉल्यूशनल इंसैनिटी के साथ डील करता है, वॉल्यूशनल इंसैनिटी के साथ डील करता है। मैम अभी इससे पहले आपने जो बोला कि मेडिकल इंसैनिटी के लिए कोई जगह नहीं है लॉ में, तो हमने क्या देखना है ये रूल देते हुए? बेटा जब हम आईपीसी करेंगे ना उसमें हम ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे टेस्ट तो एबॉलिश हो चुके हैं, पर आपको पता होना चाहिए आपके प्रीलिम्स के लिए। तो जो लीगल पैरामीटर्स हमारे आईपीसी में जब हम सेक्शन 84 की बात करेंगे उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है प्लीज, ओके। बेटा इसमें आप लिख लीजिए इररेजिस्टिबल इंपल्स टेस्ट के साथ वॉल्यूशनल इंसैनिटी, वॉल्यूशनल इंसैनिटी। पर बहुत जल्द ये जो इररेजिस्टिबल इंपल्स टेस्ट था, कांग्रेस ने और बहुत सारी स्टेट्स ने उसको एबॉलिश कर दिया। और वो क्यों एबॉलिश कर दिया? अमेरिका के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन, तो जॉन हिंकले ने उनको असैसिनेट किया था, और जो जॉन हिंकले है वो अरेस्ट हो गया, पर बाद में उसको एक्विटल मिला ऑन द ग्राउंड ऑफ इररेजिस्टिबल इंपल्स टेस्ट। तो फिर ये लॉ मेकर्स ने सोचा कि ये तो बड़ा डेंजरस है, ऐसे तो हर आदमी क्राइम करेगा, वॉल्यूशनल इंसैनिटी प्ली करेगा और उसे बेनिफिट मिलेगा, और इस वजह से ये वाला जो टेस्ट है वो एबॉलिश हो गया और अब इररेजिस्टिबल इंपल्स टेस्ट को फॉलो नहीं किया जाता। बेटा आप इसमें लिख लीजिए, आप इसमें लिख लीजिए कांग्रेस एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, कांग्रेस एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स abolish irresistible impulse defense, irresistible impulse defense when John Hinckley was acquitted on grounds of insanity for the attempted assassination of President Ronald Reagan in 1981. In 1981. हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखिए। हाँ जी, मैं डिफरेंट टेस्ट या रूल पढ़ रही हूँ। सबसे पहले हमने किया आर्नल्ड के केस में
हाँ जी, कौन सा टेस्ट था? वाइल्ड beast बीस्ट टेस्ट। फिर लॉर्ड फेरट्स के केस में good and evil test, हैडफील्ड के केस में, delusion test, उसके बाद कौन सा केस था बेटा? बोलर्स केस में right and wrong test. हाँ जी मैग्नॉटन्स, उसके बाद मैग्नॉटन्स केस आया। मैग्नॉटन रूल्स हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज जब मैग्नॉटन को एक्विटल मिल गया तो वहां पर प्रोटेस्ट हुआ और ड्यू टू दैट वाइड प्रोटेस्ट हाउस ऑफ लॉर्ड ने 15 मेंबर्स का कमेटी बनाया और इस कमेटी ने 5 क्वेश्चंस लेट डाउन किए। तो जो ये था मैग्नॉटन रूल्स था और जो मॉडर्न लॉ ऑफ इंसैनिटी है वो इस रूल के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद हमने किया इररेजिस्टिबल इंपल्स टेस्ट। हाँ जी, इररेजिस्टिबल इंपल्स टेस्ट किस तरह की इंसैनिटी के साथ डील करता है? Volitional insanity, बिल्कुल ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए दरहम रूल। दरहम रूल, DURHAM, दरहम रूल। दरहम रूल इसमें लिखिए दिस रूल was evolved. This rule was evolved in 1954. In 1954 by Judge David L. Bezelon, Bazedlon, by Judge David L. Bezelon in the case of Durham versus United States. Durham versus United States. Accused Monty Durham, 23 years old, dash, in and out of prison, in and out of prison and mental institutions since he was 17. He was convicted for housebreaking in 1953. His attorney appealed. Housebreaking in 1953 beta, 1953. His attorney appealed and in appeal Durham's conviction was overturned. Durham conviction was overturned. बेटा दरहम रूल लिखिए। दरहम रूल है क्या? दरहम रूल है क्या? बेटा दरहम रूल के साथ लिख दीजिए प्रोडक्ट टेस्ट। इसको हम प्रोडक्ट टेस्ट भी कहते हैं। प्रोडक्ट टेस्ट, दरहम रूल को प्रोडक्ट टेस्ट भी कहते हैं। रूल लिख लीजिए रूल के। एक्यूज्ड इज नॉट क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल। एक्यूज्ड is not criminally responsible if his unlawful act was the product of mental disease. Was the product of mental disease. Was the product of mental disease. Was the product of मेंटल डिजीज। इसको हम प्रोडक्ट टेस्ट भी कहते हैं, इसलिए इसको हम प्रोडक्ट टेस्ट भी कहते हैं। हाँ जी, इसके अंडर लिखिए। हाँ जी, इस रूल को क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज एक्सपर्ट्स का जो रोल था बहुत क्रूशियल हो गया दरहम रूल में। इस वजह से
इसको क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट रूल लिखिए, दरहम रूल के बाद। हाँ जी, ये आपको ये फैक्ट है वैसे तो, अभी थोड़ा टाइम पहले, बिकॉज ऐसी जो सोशल नेटवर्किंग उसमें डिस्कस होता है न्यूज, वहां पर जॉडी फोस्टर का नाम आया था। ये एक हीरोइन थी। तो जो जॉन हिंकले ने किया, प्रेसिडेंट रीजन को वॉशिंगटन होटल के सामने 6 टाइम शॉट कर दिया, और जो इस आदमी ने किया था, दैट इज ओनली टू इम्प्रेस द एक्टर जॉडी फॉस्टर। तो ये उसके फैक्ट था। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टेस्ट लिखिए। उसके बाद लिखिए ब्रॉनर्स केस, ब्रॉनर्स, BRAWNER, ब्रॉनर्स केस, ब्रॉनर्स केस। जिसको हम ब्रॉनर रूल भी कहते हैं, ब्रॉनर रूल, ब्रॉनर रूल, BRAWNER, ब्रॉनर रूल, इसमें लिख लीजिए। दिस रूल केम अबाउट in 1972 in US versus Bronner, in US versus Bronner, and this rule overturned, and this rule overturned the short-lived Durham rule, the short-lived Durham rule. रूल लिख दीजिए, रूल लिख लीजिए। अ पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये ब्रॉनर रूल है। अ पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिमिनल कंडक्ट, फॉर क्रिमिनल कंडक्ट if at the time of, if at the time of such conduct, as a result of, as a result of mental disease or defect, as a result of mental disease or defect, he lacks, he lacks substantial capacity, he lacks substantial capacity, either, either to appreciate, either to appreciate the criminality, the criminality of his conduct, the criminality of his conduct, or to confirm his conduct, to confirm his conduct to the requirements of law, to the requirements of law. बेटा एक बार ब्रॉनर रूल को रीड करना। रोहित, यस, रोहित ब्रॉनर रूल को रीड कर भेजा एक बार। The rule came about in 1972 in the case of US versus Bronner. Yes. This rule overturned the short-lived Durham rule. A person is not responsible for criminal conduct if at the time of such conduct, as a result of mental disease or defect, he lacks substantial capacity either to appreciate the criminality of his conduct or to confirm his conduct to the requirements of law. तो बेटा मेनली तो आपके 4 इसमें हमने टेस्ट किए हैं। सबसे पहले तो मैग्नॉटन है, एक तो मैग्नॉटन से पहले की डेवलपमेंट है, और एक बिकॉज मैग्नॉटन सबसे बड़ा एक सेंटर पॉइंट है जिसने मॉडर्न लॉ ऑफ इंसैनिटी को कोडिफाई किया है, और एक मैग्नॉटन के बाद का है। मैग्नॉटन से पहले हम आर्नल्ड का केस देखा, लॉर्ड फेरर्स का केस देखा, हेडफील्ड का केस देखा, और फिर हमने उसमें बॉलर्स का केस देखा। मैग्नॉटन आ गया, मैग्नॉटन के बाद फिर इरिजिस्टिबल इंपल्स है, फिर दरहम टेस्ट है जिसको हम प्रोडक्ट टेस्ट भी कहते हैं। प्रोडक्ट टेस्ट भी, दरहम रूल भी रिजेक्ट कर दिया ब्रॉनर्स के केस में, और उन्होंने सब्सटेंशियल कैपेसिटी टेस्ट को लेट डाउन किया। हाँ जी, अब आप लिखिए पोजीशन अंडर आईपीसी, पोजीशन अंडर आईपीसी, पोजीशन अंडर आईपीसी।
हाँ जी, इसमें लिखिए बेटा सेक्शन 84 निकालिए, सेक्शन 84 निकालिए बेयर एक्ट का, सेक्शन 84 निकालिए। बेटा रीड करना सेक्शन 84। Act of a person of unsound mind. Nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, बेटा by अंडरलाइन कर लो, ये आपका मैग्नॉटन्स रूल में भी यही था, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग इट। हमारे बेयर एक्ट ने भी यही उठाया है, हमारे लॉ मेकर्स ने, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। आगे by reason of unsoundness of mind, is capable of knowing, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. यस हाँ जी, इसके लिए प्लीज इंग्रेडिएंट्स लिखिए, इंग्रेडिएंट्स लिखिए। फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 84, फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 84 the following ingredients must be fulfilled. First, that the person must be of unsound mind, that the person must be of unsound mind. Second, he must be of unsound mind at the time of commission of the offense, at the time of commission of the offense. थर्ड लिखिए लीगल इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी। इसमें लिखिए द पर्सन मस्ट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, द पर्सन मस्ट बी ऑफ अनसाउंड माइंड up to any of the following extent, any of the following extent. A, he was incapable of knowing the nature of his act. He was incapable of knowing the nature of his act. Second, he was unable to know that what he is doing is wrong or contrary to law. What he is doing is wrong or contrary to law. What he is doing is wrong or contrary to law. इसमें लिखिए thus for availing benefit of section 84, the accused must be suffering from disease of mind, that disease of mind must affect his power of reasoning and rational thinking, and it must be affected up to any of the above prescribed level. It must be affected up to any of the above prescribed level.
हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए। मैम ये एस्टैब्लिश कैसे करेंगे कि ही मस्ट बी ऑफ अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस? बेटा ये तो फिर एक्यूज्ड की सिरदर्दी है। सेक्शन 105 कह रहा है जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इंडियन एविडेंस एक्ट में, दैट इज ऑन द एक्यूज्ड। तो वो जैसे मर्जी, चाहे सर्कमस्टांशियल एविडेंस लिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लिया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिया है, अब वो कैसे एस्टैब्लिश करेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये उसकी प्रॉब्लम है। विटनेसेस ला सकता है मैम ये? विटनेसेस भी ला सकता है, पर ये उनके- डबल एज्ड सॉर्ड होता है। अगर आप विटनेस बुला रहे हैं और दूसरी पार्टी ने क्रॉस एग्जामिनेशन में उस विटनेस को तोड़ दिया, तो विटनेस वो आपके अगेंस्ट ही चली जाएगी गवाही। क्यों? क्योंकि अब इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं। जब हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करते हैं, एक केस में एक आदमी को सिजोफ्रेनिक प्रॉब्लम थी, उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी थी, पर जब उसने क्राइम कमिट किया, उसने उस एक आंसर में उस जो विक्टिम था उसने कहा, एक इसमें विटनेस भी था जो पीछे खड़ा हुआ था और वो सारी वारदात को जिसने देखा है, उसने उसको कहा, जो एक्यूज्ड है उसने विक्टिम जो डिसीज्ड है उसने एक्यूज्ड को बोला कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं हायर अथॉरिटीज को के पास जाऊंगा और तुझे ही वो इसका सबक सिखाएंगे। एक्यूज्ड बोलता, जाएगा तो तब जब तू बचेगा। ये जो विटनेस सामने खिड़की के पास खड़ा था, जिसने सारी वारदात को देखा और ये सुना, उसने कोर्ट में आकर ये बताया। सिर्फ ये 4-5 वर्ड ने उस केस का फेट ही चेंज कर दिया। वो क्यों चेंज किया? कोर्ट कहता, जो तेरे फैक्ट, जो तेरा ये 4-5 वर्ड्स थे कि बताएगा तो तब जब जिंदा बचेगा, इसका मतलब आपका माइंड रैशनली काम कर रहा है। आप ये सोच सकते हैं आपके अगेंस्ट क्या है, आपके फेवर में क्या है। आपके माइंड ने सोच लिया है कि अगर इसको मैं मार दूंगा तो मुझको कन्विक्शन नहीं होगी, मैं बच जाऊंगा, इसलिए चाहे उसकी मेडिकल हिस्ट्री थी इस चीज की, फिर भी इसको इसका एडवांटेज नहीं मिला। ओके मैम। यस। तो बेटा आप जब हमने देखना है, हमने तो अब ये एक्यूज कैसे प्रूव करेगा, कैसे वो प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को एस्टैब्लिश करता है, कैसे वो कोर्ट के माइंड में डाउट क्रिएट करता है, वो एक्यूज देखेगा। यस मैम। कुछ और पूछने आपने? नो मैम। ओके बेटा, इसमें 2-3 हम जजमेंट्स पेन डाउन करेंगे। बेटा अपना इंग्लिश लेफ्ट पर लिखिए इंग्लिश लॉ और राइट पर लिखिए इंडियन लॉ। इंग्लिश लॉ में क्या कहा जाता है, इसको फर्स्ट में लिख लीजिए, डिफेंस ऑफ इंसैनिटी, और इंडियन लॉ में कहा जाता है डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। डिफेंस ऑफ इंसैनिटी और इंडियन लॉ में कहा जाता है डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। इसमें आप लिख लीजिए, insanity has a very limited scope, insanity has a very limited scope। मैम ये इंग्लिश लॉ में लिखना है? बेटा पता होना चाहिए ना, इंसैनिटी कॉमन स्टेटमेंट है, हम तो डिफाइन कर रहे हैं कि इंसैनिटी और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में क्या फर्क है। ठीक है प्लीज? Okay, ma'am. हाँ Yes. यस, हाँ इंसैनिटी हैज अ वेरी लिमिटेड स्कोप, whereas अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मैम प्लीज रिपीट एक बार। इंसैनिटी insanity has a very limited scope, whereas unsoundness of mind covers a much wide area, covers a much wide area। Any kind of mental derangement,
any kind of mental derangement caused by any reason, whatever may be, unsoundness of mind, but the same may not be, but the same may not be insanity always, insanity always. To put it in plain words, insanity मतलब पागल हो गया इंसान, and unsoundness of mind will be किसी भी कारण से ठीक से नहीं सोच पा रहा है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है. बिल्कुल ठीक है बेटा, आप इंसेनिटी के लिए लिख लीजिए, ये और स्पेसिफिक हो जाएगा. Insanity has a very specific meaning in criminal law. Insanity has a very specific meaning in criminal law. It is not necessarily used in its medical sense, but it shall be understood in its legal meaning. Legal meaning. But it shall be used. It shall be understood in its legal meaning. Insanity as a defense. Insanity as a defense refers to legal insanity and not medical insanity. Refers to Legal insanity and not medical insanity. And not medical insanity. क्योंकि बेटा जब हमने इंग्लिश लॉ ऑफ इंसैनिटी में किया था, वहां हमने किया था डिफेक्ट ऑफ रीजन फ्रॉम डिजीज ऑफ माइंड, जो इंसैनिटी में कवर होगा. यहाँ पर डिजीज ऑफ माइंड होना जरूरी है. हमारे यहाँ पर डिजीज ऑफ माइंड का कोई भी पैरामीटर नहीं है, रीजन कोई भी हो सकता है. ठीक है प्लीज? ठीक है बेटा? यस मैम एक क्वेश्चन पूछना. बोलिए. मैम जैसे एक क्वेश्चन था कि जो इंसैनिटी है अगर वो क्रिएट हो हैबिचुअल ड्रंकनेस से, अगर वो क्यों हुई है? हैबिचुअल ड्रिंकर्स होते हैं, ड्रंकनेस. आप वॉलंटरी कर रहे, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन कवर कर रहे हैं ना? मैम इसमें अगर वॉलंटरी, यस वॉलंटरी, बिकॉज दूसरा फिर तो वो उसमें आ जाएगा ना. बिल्कुल बाय बिल्कुल फोर्स. बिल्कुल. अगर जो हैबिचुअल ड्रिंकर्स होते हैं उसके कारण उसका जो परमानेंट इंसैनिटी का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके ब्रेन में, तो वो भी ये कवर करेगी जो इंसैनिटी के ग्राउंड है. बेटा आपको देखना पड़ेगा उसने डिफेंस कौन सा लिया है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि मेंटल फैकल्टीज अफेक्ट हुई हैं, तो हमारे यहाँ पर जो मेंटल फैकल्टीज है वो 3 सिचुएशंस में ठीक से काम नहीं करती, हम इसको मानते हैं. जो मेंटल डिरेंजमेंट है वो क्यों है, या किन केसेस में हम कह रहे हैं कि दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो एक तो है आपका माइनॉरिटी. अगर बच्चा माइनर है तो वो उसका दिमाग ठीक से उस लेवल तक काम नहीं कर रहा कि उसे नेचर ऑफ एक्ट का पता हो, या फिर इंसैनिटी का अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के केस में, या फिर इंटॉक्सिकेशन की वजह से. तो आप जिस भी सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं आपको उस सेक्शन के पैरामीटर फुलफिल करेंगे. तो जो आप इनसेन आपने एक्ट किया एज इनसेन पर्सन, उस इंसैनिटी का क्या रीजन है, क्या वो इंटॉक्सिकेशन से है या वो आपका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में कवर होती है, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है. आप जिस भी सेक्शन में जाना चाहते हैं आपको उस सेक्शन के एलिमेंट उसमें कवर करने पड़ेंगे. पर जब आपने बोला वॉलंटरी इंटॉक्सिकेटिंग, अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है तो हैबिचुअल ऑफेंडर के केसेस में, क्योंकि अब आपने ड्रिंकिंग का है, तो ड्रिंकिंग के केस में क्या होता है, सपोज मैं पहले
एक मैंने शॉट लिया, उसका मुझ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। हफ्ते बाद मैंने 1 का 2 कर दिया, उसका इफेक्ट हुआ, उसका कम हो गया। फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 10 किया। अब जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जब बात आती है पावर ऑफ रैशनैलिटी को लूज करने की, जो जितना ज्यादा देर हो गया उसको ड्रिंक करने में, रैशनैलिटी लूज करने में उसे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। लोगों की कैपेसिटी ड्रिंक करने की, दैट इंक्रीजेस स्लोली एंड ग्रेजुअली। कई लोगों को एक लगाकर ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं, शादियों में देखो 2-2 बॉटल पीकर भी वो ड्राइव कर रहे हैं और वो हेल एंड हार्टी अपना घर भी पहुंच रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं उसमें बड़ा सब्जेक्टिविटी है, तो वो हमें। और फिर जब आपने कहा वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, अगर आदमी खुद पी रहा है और अपने सेंसेस पर कंट्रोल खत्म कर रहा है, बेटा यहाँ पर 86 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट। क्योंकि जब हम इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस करेंगे, तो अगर कोई वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, तो जैसे मर्डर के केस में इंटेंशन और नॉलेज दोनों ही मेंजरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, तो अगर कोई किसी को मार रहा है खुद ड्रिंक कर कर, हम कहते हैं नॉलेज तो हम उसको एट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे। उसको नॉलेज थी कि वो क्या कर रहा है, इंटेंशन है या नहीं है वो डिपेंड करता है, पर नॉलेज तो हम उसको कन्फर करते ही करते हैं। एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम टू नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज और हर एक्ट। अदरवाइज हर आदमी ड्रिंक करेगा और क्राइम करेगा और कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था। लॉ ने कहा है अगर वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है तो आदमी को सोच समझकर ही ड्रिंक करना चाहिए, और अगर वो ड्रिंक कर कर क्राइम कर रहा है, हमने उसको नॉलेज का मेंजरिया एट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है अखिल? मैम नहीं मैम, ये बात तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं उसके बाद हैबिचुअल ड्रिंकर, जैसे मैं काफी टाइम से हैबिचुअल ड्रिंकर है, जिसके कारण ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो इक्वल टू इंसैनिटी के ग्राउंड्स पे हो चुकी है। वो बेटा मैम जब लाइक ओके, जब आपने मैम बोला लाइक जब आपने बोला ब्रेन का ब्रेन इनएक्टिव हो गया है या कुछ ब्रेन मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, बिल्कुल ठीक केमिकल है, आप इम्बैलेंस। सेक्शन 84 को प्लीड कर सकते हैं, पर 84 के पैरामीटर्स फिर फुलफिल होने चाहिए, क्योंकि हमें मेडिकल इंसैनिटी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे तो जो लीगल पैरामीटर्स हैं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड उस लेवल का होना चाहिए दैट द पर्सन is incapable of knowing the nature of act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. ठीक है प्लीज? यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए डिफेक्ट ऑफ रीजनिंग कैपेसिटी। डिफेक्ट ऑफ रीजनिंग कैपेसिटी इंग्लिश लॉ में यूज हुआ टर्म डिफेक्ट ऑफ रीजन फ्रॉम डिजीज ऑफ माइंड। Defect of reason from disease of mind. Defect of reason from disease of mind. सेक्शन 84 के अंदर लिखिए, सेक्शन 84 के अंदर लिखिए इनकेपेबल of knowing the nature of act or those who do not know either the act is wrong or contrary to law, or contrary to law. मैम कैन यू प्लीज रिपीट? क्या रिपीट करना है बेटा? ये वाली लाइन सेक्शन 84। बेटा ये जो आपका 84 है उसमें यूज्ड है इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और अगर उसे पता है कि नेचर ऑफ द एक्ट क्या है, उसे ये नहीं पता दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ। If he knows the nature of the act, then he doesn't know that what he is doing is either wrong or contrary to law. हाँ जी, इसके लिए लिखिए बेटा, आप इंग्लिश लॉ के अंडर लिखिए द कंसेप्ट ऑफ डिजीज ऑफ माइंड
the concept of disease of mind reflects that the law is not concerned with brain, that the law is not concerned with brain, but with the mind, but with the mind. Whereas under section 84, the phrase used has a different notion. It means a person is considered unsound. A person is considered unsound if his mental faculties have been impaired and has become destitute of reason, intelligibility. Faculties have become Destitute खत्म हो चुके हैं, destitute of reason, intelligibility and coherence of thought, and coherence of thought, and unsoundness of mind, and unsoundness of mind may occur due to varied reasons and degrees, due to varied reasons and degrees. मैम एक बार रिपीट कर दो। कहाँ से रिपीट करना है बेटा, क्योंकि इसमें ऐसे इकट्ठा कहीं पर लिखा नहीं हुआ। एक बार बेटा अखिल रीड करना जो आपने लिखा है। मैम नेट प्रॉब्लम आ रही है, कोई रीड कर देगा? Whereas under section 84, the phrase used as has a different notion. It means a person is considered unsound if his mental faculties have been impaired, destitute of reason, intelligibility, and coherence of thought, as unsoundness of mind may occur due to varied reasons and degrees. Yes. Next लिखिए बेटा, next लिखिए। इंग्लिश लॉ में यूज हुए फ्रेज डिड नॉट नो, डिड नॉट नो, और इंडियन लॉ में यूज हुए इनकैपेबल ऑफ नोइंग। इंग्लिश लॉ में जब आपने मैग्नॉटन में जो लिखा है यूज किया है डिड नॉट नो, और इंडियन लॉ में यूज हुए इनकैपेबल ऑफ नोइंग। डिड नॉट नो के नीचे एरो डालिए और उसमें लिखिए वेदर एक्यूज्ड न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, वेदर एक्यूज्ड न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। इनकैपेबल ऑफ नोइंग के नीचे एरो डालिए। इट इज यूज्ड इन स्ट्रिक्ट सेंस, it is used in strict sense. If a person has capacity to know, if a person has capacity to know the nature of the act, the nature of the act, then he is not protected. Incapable of knowing होना चाहिए। If a person is capable of knowing, उसको ये डिफेंस ही अवेलेबल नहीं होगा। तो ये स्ट्रिक्ट फ्रेज है। इफ अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, तो उसको इस डिफेंस का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, ही इज नॉट प्रोटेक्टेड। जो आपका इंग्लिश लॉ के नीचे लिखिए रॉन्ग, वहां पर रॉन्ग यूज हुए, रॉन्ग, और इंडियन लॉ में लिखिए रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। इसमें लिखिए इंग्लिश लॉ के नीचे ओनली लीगल रॉन्ग्स आर कवर्ड, ओनली लीगल रॉन्ग्स आर कवर्ड, रॉन्ग में। इंडियन लॉ में लिखिए
moral as well as legal wrongs are covered. Moral as well as legal wrongs are covered. क्लियर है प्लीज? बेटा कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। आपने कुछ पूछना है बलराज सर? नो मैम। आपको क्लियर है सर? जी मैम, जी मैम। ठीक है, ओके सर। बेटा कोई डाउट है तो पूछिए। प्रीलिम्स में कोई आपसे कोई गाथा नहीं पूछनी है, टेस्ट पता होना चाहिए, केस टेस्ट में क्या है वो पता होना चाहिए, केस के नाम पता होने चाहिए और इंडियन पैरामीटर पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो 3 मैगजीम्स हैं वो पता होनी चाहिए। उसके बाद आर्नल्ड का केस का पता होना चाहिए, फेरर, हैडफील्ड, बॉलर। ये था प्री मैग्नॉटन्स केस डेवलपमेंट। फिर मैग्नॉटन केस आया, मैग्नॉटन्स का पता होना चाहिए। उसके बाद आपका मैग्नॉटन के बाद हमने इररेसिस्टिबल इंपल्स किया, पर उसको एबॉलिश कर दिया गया, सिचुएशन ऐसी आ गई थी उसके हिंकले की वजह से। उसके बाद आया दरहम रूल, जिसको हम प्रोडक्ट टेस्ट भी कहते हैं। दरहम रूल को भी रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज एक्सपर्ट का रोल बड़ा क्रूशियल बना दिया गया था। तो हम ऐसे एक्सपर्ट के ऊपर इतना हम वो इम्पोज नहीं कर सकते इस फैक्ट को डिटर्मिन करना कि आदमी साउंड है या अनसाउंड है। और उसके बाद लास्ट आया ब्रॉनर रूल आया, फिर हमने इंडियन पोजीशन की और फिर हमने लास्ट में कंपैरिजन किया मैग्नॉटर और इंडियन लॉ के बीच में। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछिए। नो मैम। बेटा नेक्स्ट देखिए, डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन सेक्शन 85 एंड 86। सेक्शन 85 एंड 86 बेटा आप डायरेक्ट निकालिए। सेक्शन 84 में कमेंट्स में सिराली वली मोहम्मद का केस है ना आपके कमेंट्स में? बेटा ma'am. बेयर एक्ट के कमेंट्स में सिराली वली मोहम्मद का केस है, प्लीज उसको Yes, रीड ma'am. करना, रीड करना प्लीज। The accused was charged and committed under Section 302 IPC for having caused the death of his wife and a female child with a chopper. Rejecting the plea of insanity, the Supreme Court observed that the law presumes every person of the age of discretion to be sane unless the contrary is proved. It would be most dangerous to admit the defense of insanity upon arguments derived merely from the character of the crime. The mere fact of insanity upon arguments derived the mere fact that no motive was proved as to why the accused murdered his wife and child, nor the fact that he made no attempt to run away when the door was broken open, could not indicate that he was insane or that he did not have necessary mens rea for the commission of the crime. तो ये जो टैक्टिक्स होते हैं ना चीजों को मैनिपुलेट करने के, इससे उसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला उसको, क्योंकि कोर्ट विल ऑलवेज प्रिज्यूम एवरी पर्सन टू बी सेन। और इसका रीजन है सेक्शन 105, क्योंकि आपके 105 में लिखा हुआ है कोर्ट शेल प्रिज्यूम एब्सेंस ऑफ दिस डिफेंसेस। तो एक यूज से वहां बैठा रहा है, चाहे मर्डर वेपन हाथ में है या कुछ पूजा पाठ करनी शुरू कर दी, ऑल दीज आर स्टूपिड थिंग्स। कोर्ट इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेगी। अगर उसने बेनिफिट लेना है तो पहले तो प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देगी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसे पहले जाकर कोर्ट में बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अनसाउंड माइंड था। अगर प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव कर दिया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और एक्यूज्ड किसी डिफेंस का बेनिफिट लेना चाहता है तो वो एक्यूज्ड के ऊपर बर्डन है वो प्लीड करे। और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के केस में इन सारे फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस ना कर उसे लीगल इंसैनिटी को प्रूव करना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ द डूइंग ऑफ दैट एक्ट वो लीगल इंसैनिटी के जो पैरामीटर्स हैं उसमें से वो किसी एक पैरामीटर से सफर कर रहा था, तभी उसे डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उसे डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेटा नेक्स्ट है आपका डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन सेक्शन 85 एंड 86, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेदर सेक्शन 86 ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 85 से। जो आपका जब हम बात करते हैं बेटा आप ना एक सेंटेंस नोट कर लीजिए,
एक सेंटेंस नोट कर लीजिए। Absence of mental element is caused either because of immaturity or insanity or intoxication। तो आपका इमेच्योरिटी हमारा 82-83 में है, इंसैनिटी हमारा 84 में है और इंटॉक्सिकेशन हमारा 85-86 में है। तो आप 85 के बेयर एक्ट में लिख लीजिए इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन और 86 के ऊपर लिख लीजिए वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। बेटा यहाँ हम इसको कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और कल आपका इंटॉक्सिकेशन के बाद आपके सिर्फ 2 ही 3 डिफेंसेस रह जाएंगे, डिफेंस ऑफ कंसेंट, फिजिकल कंपल्शन और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो आपका बाय फ्राइडे आपका जनरल डिफेंसेस का टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेटा अगर आपको किसी कंसेप्ट में कोई डाउट हो वो आप कल पूछ लेना, ठीक है प्लीज? ठीक है बेटा? हाँ जी, हम प्लीज लेक्चर एंड कर रहे हैं। थैंक यू बेटा। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। So much, ma'am. ओके।